हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 4.2 का सम बेसिक रूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो अगर 4.2 आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी जानना जरूरी है। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको 12 में भी काम आने वाली है। जब भी आप डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स सॉल्व करने बैठोगे, आपको ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ है, वो आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, और बहुत हार्ड भी नहीं है, इजी वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो 4.2 से पहले आपको अच्छे से प्रॉपर्टी में आपको सिखा रहा हूँ। सो देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या बोला है? रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज आर टर्न इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर टर्न इनटू रोज। मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, जैसे मैं ये मान लो ये डी डिटर्मिनेंट है, उसके एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक जनरल डिटर्मिनेंट है जिसमें 3 रो 3 कॉलम्स है। कौन सा? ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इसके रोज को कॉलम बना दूं या कॉलम को रोज बना दूं तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा। जिससे क्या मतलब हो रहा है इसका? ये डिटर्मिनेंट था ये, अब इसके रो 1 बोलो, A1 B1 C1, ये रो 1 था। अगर मैं इसको नाम दे तो R1 था, ये R2 था, ये R3 है, ये C1 है, C2 ये C3 है। 3 रोज 3 कॉलम। तो प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि अगर आपको रो को कॉलम बना दोगे सारे इस तरह, तो जो इसकी वैल्यू आती है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वही के वही रहेगा। मतलब जैसे अगर R1 को मैं रो 1 को मैं कॉलम बना दूं तो A1 B1 C1, जो रो 1 था वो क्या बन गया? अभी कॉलम 1 बन गया। रो 2 क्या था? A2 B2 C2, रो 2 क्या बन गया? अभी कॉलम सेकंड बन गया है। इसी तरह रो 3 क्या? A3 B3 C3। तो ये इसकी वैल्यू जो भी थी, इसकी वैल्यू भी वही आएगी। डिटरमिनेंट सॉल्व करने में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी है। मतलब हम लोग रो को कॉलम बना सकते हैं और कॉलम को रो भी बना सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है? देखिए, इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट साइन चेंजेस इट्स साइन। क्या बोल रहा है? साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। कब? जब हम लोग कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये स्टेटमेंट तो नहीं समझ में आएगा क्लियरली। अब अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि सपोज ये डिटर्मिनेंट A है, इसकी वैल्यू मैं रेंडमली मान लेता हूँ, मैं 2 1 5 6 1 -2 0 3 5। ये एक डिटर्मिनेंट है A। क्या प्रॉपर्टी कहता है? अगर हम लोग किसी 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते, तो मैं रो चेंज कर रहा हूँ। देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? R2 को R3 में चेंज कर दे रहा हूँ। R2 और R1 ले लेते, चलो पहले दूसरा ले लेते। अगर मैं चेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा? R2 ऊपर आ जाएगा और R1 नीचे आ जाएगा। मतलब डिटरमिनेंट बन जाएगा, R2 को ऊपर कर दो तो 6 1 -2, R1 नीचे आ जाएगा 2 1 5 एंड 0 3 5। R3 तो वैसे ही है। क्या किया मैंने? इसको लिखते हैं ऐसे, R2 चेंजेस टू R1। इसकी रोटेशन है, मतलब R2 को मैंने R1 से रिप्लेस कर दिया हूँ। तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज इट्स साइन। साइन चेंज होने का मतलब ये प्लस में था, ये हो जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है? अगर इसका आंसर निकालेंगे तो डिटरमिनेंट A इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट A। जो भी डिटरमिनेंट A की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू माइनस में चली जाएगी। कब? कोई भी रो या कॉलम। कॉलम कैसे चेंज करेंगे? देखो, कॉलम का मतलब देखो, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। 3 कॉलम है और तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ? अब यहाँ पे R1 R2 चेंज किया था, यहाँ पे मैं क्या ले लूँ? C2 और C3 को चेंज कर दे रहा हूँ मैं। देखो, अब C1 ऐसे रखो, 2 6 0।
C1 ऐसे ही है, C2 को मैं C3 कर रहा हूं और C3 को C2, तो क्या बन जाएगा, C3 पहले ले आओ, 5 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 5, C3 पहले आ गया, C2 बाद में 1 1 3, तो भी इसका साइन आएगा माइनस में। चाहे रो चेंज करो इंटरचेंज एक दूसरे से, चाहे कॉलम इंटरचेंज करो एक दूसरे से, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस बन जाएगा और माइनस का प्लस बन जाएगा। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब होता है सेम। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं इसकी, समझो। कोई डिटर्मिनेंट ए है, अब इसकी कोई भी दो, चाहे रो सेम ले लो या कॉलम सेम ले लो, मतलब समझो रो 1 में ले रहा हूं 1 2 5 3 2 0 1 2 5। क्या समझ में आ रहा है इसमें? देखो ये R1 था, ये R2 था, ये R3 है। क्या इसमें चीज दिख रहा है कि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो R1 इक्वल है R2 के। देखो ये 1 2 5 है, ये भी 1 2 5 है, मतलब दो रो कॉलम है, दो रो इक्वल है, सेम है, आइडेंटिकल है। R1 इक्वल टू R3 है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आता है? हमेशा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा आंसर? 0 आ जाएगा। ये इसका मीनिंग था। ये रो देख लिया हम लोग। अगर कॉलम की बात करेंगे, कॉलम का भी एग्जांपल देख लेते हैं। कॉलम का समझो ये डिटर्मिनेंट बी था, ठीक है। कोई भी डिटर्मिनेंट बना लो जिसमें दो कॉलम सेम हो। सो 1 0 माइनस 3 है, 1 0 माइनस 3 2 1 5। अब इसमें क्या हुआ? फर्स्ट C1 आइडेंटिकल है C2 के, कॉलम 1 इक्वल है कॉलम 2 के, तो भी इसके वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है जिसके 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसका यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप और अच्छे से नोट डाउन कर लो कि कोई भी अगर नहीं है तो हम लोग इसका बना के करेंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या होता है? सीधा सीधा 0 हो जाता है ना। तो अगर हम लोग कन्वर्ट करने में ईजी हो जाता है, अगर कन्वर्ट कर देंगे इसको, रो कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को आइडेंटिकल बना देंगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या बोल रहा है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, कोई देखो जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है वो दोनों के लिए होता है, चाहे रो पे अप्लाई करो या कॉलम पे अप्लाई करो। मोस्टली दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो सेम ही है। अब डिपेंड करता है आपको कि आपको प्रिफरेबल कौन सा पड़ता है, या आप कॉलम पे ज़्यादा कमांड रखते हो या रो पे। तो मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं तो रो पे ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ईजी पड़ता है वो, क्योंकि रो सीधा रहता है ना ऐसे ये। तो ह्यूमन नेचर अगर देखेंगे तो हमेशा रो पे ही काम करता है, कॉलम पे बहुत कम यूज़ होता है। लेकिन प्रॉपर्टी सेम ही, चाहे देखो पहले रो ही लिखा हुआ है, चाहे रो यूज़ करो या कॉलम यूज़ करो, दोनों पे सेम काम करेगा ये चीज़ें। लेकिन ह्यूमन नेचर क्या कहता है कि रो वाइज हमको इजी पड़ता है, इसलिए हम हमेशा किसको प्रिफर करते हैं? रो को। अब प्रॉपर्टी देखते क्या, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स। अगर k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? वो k टाइम्स द वैल्यू ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। सिंपल मीनिंग क्या हो रहा है इसका कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ले लो, समझो डिटर्मिनेंट a है ये 1 2 5 3 1 4 -2 -1 6, ये कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट k का मतलब कोई एक नंबर ले लो, अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, समझो मैं बाहर ले रहा हूँ कोई भी नंबर,
नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, 3 से ये डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसको करेंगे, इसको करेंगे कि इसको करेंगे कि इसको करेंगे, कि अब रो वाइज जाएंगे कि कॉलम वाइज जाएंगे, बहुत सारे सवालात है ना कि ऐसे सर इसको करो कि इसको करूं कि इसको करूं, या कॉलम वाइज जाऊं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, किसको करोगे। तो देखो जो बाहर नंबर रहेगा के, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो। आप किसी को भी कर सकते हो, अगर रो 1 को करने का, ठीक है, रो 1 को करोगे तो रो 1 ही सिर्फ चेंज होगा, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होगी। समझे, 3 से मल्टीप्लाई करना था, अब मैं रो 1 को मुझे करना है, मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो मुझे ज़रूरत रहेगी उसको मैं अपने हिसाब से करना है, उसको समझो रो 1 को करना है। तो क्या होगा, रो 2 जैसे था वैसे रहेगा, -2 -1 6, कुछ नहीं चेंज होगा। रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करो, तो जो रो 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो जितने भी एलिमेंट्स है रो 1 में सबको मल्टीप्लाई होगा, ये नहीं कि सिर्फ 1 को होगा, नहीं 2 को भी होगा, 5 को, पूरे रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, ये हो गया। और अगर आप बोलोगे सर कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, कर सकते हैं। आप बोलोगे सर कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करके बताओ, किसको, कॉलम 3 को, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना 3 से, किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, कॉलम 3 को। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम रहेगा, जैसे 1 3 -2 2 1 -1, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैं सेम कर दिया हूँ, क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई किसका करना था, आप बोल रहे हो सर कॉलम 3 को करना है, तो कॉलम 3 को कर देते। बोलो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ये आंसर हो गया। तो डिपेंड करता है कि आप किसको मल्टीप्लाई करते हो, कॉलम को या रो पे, लेकिन एक ही रो को एक बार में, एक ही रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो या एक ही कॉलम को। अब ये कैसे पता चले किसको करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना पड़ता है कि क्वेश्चन में आपको चाहिए क्या, रो को चेंज करना है कि कॉलम को करना है, किसको चाहिए उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। वे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और डिपेंड्स करता है कि आप मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो, रो को भी कर सकते हो, कॉलम को भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। If each element of a row or column is expressed as the sum of two numbers, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है और उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, देखो 2 नंबर्स है, जैसे अगर मान लो A है, इसके अंदर कोई एक रो में 2 एलिमेंट्स दिया हुआ है, जैसे A प्लस B है, यहाँ पे C प्लस D है और यहाँ पे E प्लस F है। कोई भी जनरल एग्जांपल ले लो, A प्लस B, C प्लस D, E प्लस F, ये 2 एलिमेंट ऊपर है, नीचे ले लो L M N O P Q, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जिसके अंदर जो ऊपर का एलिमेंट है ये 2 नंबर्स का सम है। देखो इसका मतलब ये हुआ, क्या ये सम ऑफ 2 नंबर्स का मतलब ये हुआ कि A प्लस बी, C प्लस डी और E प्लस एफ, इसके अंदर 2 कंबाइन है। तो इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स, मतलब ये एक डिटर्मिनेंट्स है, इसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो पहला डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, जो पहला नंबर है A C E, ये पहले ले लेंगे A C और E, हर एक रो का पहला एलिमेंट लेंगे, ठीक है, A C, और ये तो ऐसे रहेंगे L M N O P Q, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। एक्चुअली माइनस तो रहेगा नहीं, क्योंकि सम बोला है तो सम ही रहेगा हमेशा, वो क्या रहेगा, प्लस रहेगा, प्लस। अब दूसरा डिटरमिनेंट क्या बनेगा,
दूसरा क्या है, यहाँ पे देखो प्लस में बी है, प्लस में डी है, प्लस में एफ है, ये तीनों है। तो बी, डी और एफ, बाकी जो एलिमेंट है वो तो सेम रहेंगे, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 5, कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और वो दो नंबर का सम है अगर कोई भी रो में, तो हम लोग सम को स्प्लिट करेंगे तो दो डिटर्मिनेंट में चेंज हो जाएगा। एक पहला वाला डिटर्मिनेंट और पहला वाला वैल्यू रहेगा जो ए सी ई दिया हुआ वो, दूसरा क्या दिया हुआ बी डी एफ, ये दोनों को हम लोग दो डिटर्मिनेंट में शो कर सकते हैं। इसी यही का मतलब है कि एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 6। देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, मैं आपको बहुत इजी वे में करके बताऊंगा। ठीक है, देखो ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ आपको समझना है, हाँ, वो रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि सर वर्ड टू वर्ड इसको याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है। वो इतना सारा चीज़ों का क्या मतलब है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, समझो डिटर्मिनेंट में ए ले लिया, 2 1 2 1 5 3 2 1 0 -1 3, ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। तो क्या करना है कि अगर कोई भी रो को हम लोग चेंज करना चाहे अपनी तरफ से, अकॉर्डिंग जो अपने को रिक्वायरमेंट वैल्यू चाहिए, अगर हमको समझो रो 2 को चेंज करना है, कुछ नंबर चाहिए हमको, रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, और तो हम लोग क्या करेंगे, रो 2 को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझो रो 2 में चेंज करना, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे रो 2, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो आर आई का मतलब होता है रो, पहला रो, इसमें चेंज करना है। आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। ठीक है, R2 को अगर हम R1 में से माइनस करना होगा तो कैसे लिखोगे, R2 माइनस R1। ठीक है, या कोई नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2R1 कर दो। इसका क्या मतलब हुआ कि R2 में से 2R1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, R2 में चेंज कर रहे हो तो R2 चेंज क्या हो जाएगा, देखो पहले चेंज किस में करना है, R2 में, तो बाकी चीजें वैसे रखो, 2 1 5 0 -1 3। R1 और R3 सेम चेंज नहीं कर रहे हम लोग, किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को चेंज किया, तो R2 के हम लोग देखेंगे। अब इसको सॉल्व करना, देखो ओरली सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले ये देखो, R2 मतलब क्या हुआ, 3 हो गया, 3 - 2 इंटू R1, R1 मतलब ये 2 था, तो 2 इंटू 2 क्या आंसर आएगा, 3 - 4, आंसर हो जाएगा -1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -1। ये रफ वर्क होता है, आपको रफ वर्क करके डायरेक्ट यहाँ पे लिखना होता है -1। अब दूसरा क्या बनेगा, देखो 2 है ना, R2 कितना 2 है, तो 2 माइनस 2R1 मतलब 2 इंटू R1 कितना 1 है, 2 इंटू 1, तो 2 - 2 क्या आंसर आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा बचा हुआ है ना अभी, तो 1, देखो ये वाला बचा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, 1 R2 माइनस 2 R1 कितना दिया 5, तो 1 इंटू 5, सो 1 - 2 5 10, 1 - 10 कितना होता है, -9 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। ठीक है, तो यही का मतलब हो रहा है कि द ऑपरेशन दिस का मतलब ये होता है, ये R2 - 2 R1, आई और जे क्या शो करता है, आई कॉलम को शो करता है और जे करता है रो को। तो जो भी चेंज करना रहेगा R, वो भी पहले वही लिखा जाएगा। जैसे मैं R2 चेंज कर रहा था तो मैं पहले क्या लिखा, R2 माइनस कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लो, तो वहाँ पे 2 ले लिया, मैं 3 ले लिया, 4, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अपनी जरूरत रहेगी वो अपन को लेंगे। तो क्या बोल रहा है कि डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इसका क्या मतलब हो रहा है कि अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जो भी आंसर आएगा वही सेम आंसर ये डिटर्मिनेंट का भी आएगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है।
आप इसका प्रैक्टिकली अब ये दोनों, इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख सकते हो और इसका भी निकाल के देख सकते हो, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। ये था प्रॉपर्टी नंबर 6। इसका यूज़ कहाँ होता है? जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे R1 को R2 बनाना होगा या उसमें से कुछ प्लस माइनस करना होता है, तब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखो कि जो भी नया डिटरमिनेंट बनेगा उसका अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू यही है वही सेम आती है। ठीक है, यही मतलब हो रहा है कि डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपका। अब ये सिर्फ रो के लिए नहीं है, कॉलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ पे आर आई की जगह क्या हो जाएगा? आर जे, क्योंकि आई का मतलब हमेशा क्या होगा तुम्हारा? आई का मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आई फॉर रो, जे फॉर कॉलम, अगर जनरल लिखना होगा तो। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7। क्या देखेंगे हम लोग? प्रॉपर्टी नंबर 7। इसको हम लोग ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल प्रॉपर्टी। दिख रहा है आपको? ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल देखो, एक तो ट्रायंगल ऐसे बनता है, या फिर और कैसे बन सकता है, ऊपर से अगर बनाएंगे तो ये दो ट्रायंगल होता है, या बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है, ये वाला ट्रायंगल समझना है। इसी को हम ट्रायंगल प्रॉपर्टी बोलेंगे, इसका ही ट्रायंगल यूज करेंगे। देखो अगर क्या होता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ डिटर्मिनेंट अबोव और बिलो, अबोव और बिलो, ऊपर या नीचे ऑफ मेन डायगोनल, किसके? डायगोनल के हिसाब से। अब डायगोनल क्या होता है? कोई भी फिगर अगर ले लो, समझो ये रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल क्या रहेगा? ये रहेगा ना, यही डायगोनल होता है, या ये भी होता है। मोस्टली हम लोग ये वाला डायगोनल लेंगे। इस डिटर्मिनेंट में कौन सा लेंगे हम लोग? ये वाला डायगोनल। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे हम लोग, तो समझो ये डिटर्मिनेंट लिया हुआ A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3। अगर डायगोनल क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डायगोनल तो देखो ये डायगोनल है इसका, ठीक है, ये डायगोनल है, ठीक है। इसकी बात करेंगे तो ये डायगोनल है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये डिटर्मिनेंट में और ये डिटर्मिनेंट क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे देखो जो जीरो है, ये ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं, दिख रहा है? यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे ऐसे जीरो है, दिख रहा है? दो ट्रायंगल बन रहा है, या तो एक अबो बन रहा है, देखो अबो वाला ये केस है और बिलो वाला ये केस है। इसी का मतलब था कि डायगोनल जो अपना है, ये वाला डायगोनल, इसके अबो क्या बन रहा है या ये डायगोनल के बिलो बन रहा है। अगर ऐसा है तो क्या बनेगा? जीरो। तो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब होता है जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स रहेंगे वो उसके मल्टीप्लिकेशन के आंसर आएगा। जैसे मतलब यहाँ पे डायगोनल क्या था? A1 B2 C2। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट तुमको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं इसके लिए ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे एक डिटरमिनेंट में ले लिया 2 3 5 6 3 5 0 0 0, एक डिटरमिनेंट में ले लिया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे अच्छे से तो ये देखो, ये नीचे जो बना हुआ है, ये लोअर ट्रायंगल बना हुआ है और जीरो दिया हुआ है। मतलब क्या हुआ? ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। डिटरमिनेंट जो डायगोनल्स था, ये डायगोनल्स, उसके नीचे बिलो क्या है? जीरोस एलिमेंट है। क्या है? जीरोस है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स है उसका मल्टीप्लिकेशन 2A1 B2 C2, यहाँ पे क्या दिया हुआ? 2 × 6 × 5, ये आंसर आएगा। 2 6 12, 12 5 60। ये मतलब हुआ प्रॉपर्टी नंबर 7 का कि अगर डायगोनल्स के अबो या बिलो जीरो एलिमेंट है तो सीधा सीधा उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे? डिटरमिनेंट्स कैसे आएगा? जो डायगोनल्स के एलिमेंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे ये ले लो 1 2 3 5 2 -4 0
0 0। अब क्या दिख रहा है आपको, अपर ट्रायंगुलर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगल 0 है, देखो यहाँ पे ये अपर 0 बन गया। अब इसकी डिटरमिनेंट क्या आएगी, सीधा सीधा उसके जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 1 इंटू 5 इंटू -4, सो हो जाएगा 5 × 5, 5 4 × 20, माइनस है तो -20। ये सीधा सीधा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। तो ये हो गई आपकी 7 प्रॉपर्टीज जो आपको याद करना है, चाहे डिटरमिनेंट सॉल्व करो चाहे मैट्रिक्स, नहीं मैट्रिक्स में तो थोड़ा सा चेंज जाएगा, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ये अगर आपको एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से सॉल्व करना है, आपको समझ में आना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। कहीं एक अच्छी जगह पे आप उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 4.2।